बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जूम टीवी ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूएसएसआर के बारे में, जो अमेरिका से पहले अपने आप को एक सुपर पावर कहता था। यूएसएसआर ने दुनिया में कई रिवाज कायम किए और वो रिवाज आज भी कायम हैं। यूएसएसआर पावर के लिहाज से तो दुनिया में सबसे ताकतवर था ही, मगर दुनिया में ज़मीनी लिहाज से सबसे बड़ी अक्सरियत भी रखता था। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल जूम टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो करते हैं अपनी वीडियो का आगाज। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि यूएसएसआर का मतलब क्या है। यूएसएसआर का मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स है। सोवियत का मतलब वो कौंसिल जो कानून साजी करे। सोशलिस्ट का मतलब वो निज़ाम जिसमें अवामी, सियासी और मुआशी चीज़ें किसी भी मुल्क की मुश्तरका हों। और रिपब्लिक का मतलब जहां जमहूरी निज़ाम चलता हो। ये 15 मुल्क जो अपने आप को यूएसएसआर कहते थे, ये मुल्क सिर्फ फॉलो करते थे अपने असूल और कानून जो कि सिर्फ उनकी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे काम करते हों। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि वर्ल्ड वार 1 के दौरान यूएसएसआर के किंग चार्ल्स निकोलस II थे। पूरे यूएसएसआर पे निकोलस की हुक्मरानी थी और ये वही निकोलस हैं जिसने वर्ल्ड वार 1 में हिस्सा लिया था। मगर 1917 में एक रेवोल्यूशन आया जिसे अक्टूबर रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इस रेवोल्यूशन के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। लेनिन ने रशियन एम्पायर का तख्ता पलट कर रख दिया। 1917 में निकोलस की हुक्मरानी खत्म होने के बाद 1922 तक इन 15 मुल्कों में जो भी कम्युनिस्ट पार्टीज थी, उन्होंने पूरे यूएसएसआर में सिविल वॉर स्टार्ट कर दी। 1922 के आते आते लेनिन ने लीडर होते हुए सब कुछ न्यूट्रल कर दिया। तो दोस्तों, उसके बाद यूएसएसआर का आगाज लेनिन ने किया, क्योंकि पहले तो रशिया और दूसरे 14 मुल्कों पर रशियन एम्पायर का राज कायम था। हर मुल्क की यहाँ अलग-अलग सोवियत थी। जैसे कजाकिस्तान की अपनी सोवियत थी जो उसकी कानून साजी करे, ऐसे ही हर मुल्क जो यूएसएसआर में आता था उसकी अपनी सोवियत होती थी जो पार्लियामेंट की तरह काम करती थी। यूएसएसआर को लेकर लेनिन की सोच बहुत साफ थी कि यूएसएसआर में सबसे ज़्यादा रशियन लोग हों, उसके बाद तुर्कमानिस्तान के लोग और तीसरे नंबर पर कजाकिस्तान के लोग, मतलब नॉन रशियंस लोग, वो सब एक हो जाएं। दोस्तों, लेनिन का मानना था कि ये मुख्तलिफ कल्चर के लोग कुछ सालों में आपस में घुल मिल जाएंगे और हम यूएसएसआर को एक बेहतर और मजबूत मुल्क बना देंगे। लेनिन की सोच हूबहू हमारे लीडर कायद आज़म जैसी थी। लेनिन भी अपने मुल्क को डेमोक्रेटिक बनाना चाहता था, मगर 1924 में लेनिन की मौत हो गई और उसके बाद यूएसएसआर की कमांड लेनिन की पार्टी सीपीएसयू के जनरल सेक्रेटरी जोसेफ स्टालिन ने संभाल ली। मगर स्टालिन एक जालिम और डिक्टेटर जहन का आदमी था, जिसने पावर में आते ही मॉस्को में अपनी एक मजलिस शूरा बनाई जिसका नाम सुप्रीम सोवियत ऑफ द सोवियत यूनियन था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्टालिन ने यूएसएसआर में वन पार्टी रूल लागू किया, मतलब एक पार्टी रूल करेगी। वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। कोई और पार्टी नहीं बनेगी और ना ही कोई दूसरी पार्टी बना सकता है। मॉस्को में सुप्रीम सोवियत बनाने के बाद पूरे यूएसएसआर की पावर स्टालिन ने अपने हाथ में ले ली। सारे डिसीजंस, मतलब इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, सब कुछ स्टालिन की कम्युनिस्ट पार्टी के पास आ गया। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि स्टालिन ने अपनी शूरा बनाई जिसमें कुछ गिने चुने लोग थे और वो यही लोग थे जो यूएसएसआर के हर अहम फैसले करते थे। आम अल्फाज में ये लोग यूएसएसआर पे राज करने लगे थे। दोस्तों, आपको एक और हैरत अंगेज बात बताते चलेंगे। स्टालिन ने 1928 में दुनिया में 5 ईयर प्लान ऑफ डेवलपमेंट मुतारिफ करवाया। इनकी तरफ देखकर पूरी दुनिया ने 5 ईयर प्लान को कॉपी करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता स्टालिन जैसे डिक्टेटर की पॉलिसीज़ को यूएसएसआर के लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया और जो लोग इनकी पॉलिसीज से इख्तलाफ करते थे उनको पकड़कर एक स्पेशल जेल, जिसे गुल्लैक कहते हैं, वहाँ ले जाकर जुल्म ज़्यादती का शिकार बनाया जाता था। एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दें कि हिटलर ने जितने भी यहूदियों को गैस चैम्बर्स में डालकर मारा था, स्टालिन ने इससे 2 गुना ज्यादा अपने यूएसएसआर के शहरियों को गुल्लैक में डालकर मार डाला था। दोस्तों, जब 1953 में जोसेफ स्टालिन की डेथ हुई तो जितने भी यूएसएसआर के लीडर बने उन सब ने भी स्टालिन की तरह ही काम किया। 1953 में स्टालिन की मौत के बाद निकिता क्रुश्चेव कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट और यूएसएसआर के लीडर बने। फिर 1964 में पार्टी और यूएसएसआर की बागडोर लियोनिड ब्रेजनेव ने संभाली। लियोनिड ने 1977 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इसकी मद में अपने आप को प्रेसिडेंट बना दिया। 1982 में इनकी भी मौत होगी। इनके बाद यूरी एंड्रोपोव आए, मगर 2 साल बाद 1984 में इनकी भी मौत होगी। इसके बाद शेरनेनको को प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन अगले साल इनकी भी मौत हो गई। दोस्तों, 1985 तक जितने भी यूएसएसआर के लीडर बने उन्होंने जोसेफ स्टालिन जैसे जालिम को
अपना रोल मॉडल बनाए रखा। 1985 में कॉन्स्टेंटिन चेरनेंको की मौत के बाद मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बने, मगर इनकी ज़हनियत स्टालिन से बहुत मुख्तलिफ थी। मिखाइल के बारे में तो हम बाद में बात करते हैं, पहले हम आपको ये बताते चलें कि यूएसएसआर के टूटने के चांस कैसे बढ़ने लगे। सबसे पहली डिक्टेटरशिप, कि कैसे स्टालिन ने यह सिलसिला शुरू किया और यह चेरनेंको तक चलता रहा। दूसरा खदशा ये कि स्पेस रेस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसएसआर और अमेरिका दोनों ही वर्ल्ड पावर बनने की दौड़ में शामिल थे। दोस्तों आपको मजीद बताते चलेंगे, अमेरिका और यूएसएसआर दोनों खुद को साबित करना चाहते थे। इन दोनों के दरमियान एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया कि स्पेस में सबसे पहले सैटेलाइट कौन भेजता है। तो उसमें यूएसएसआर जीत गया। दुनिया का पहला सैटेलाइट यूएसएसआर ने भेजा था स्पेस में, जिसका नाम स्पुतनिक 1 था, जो 1957 में स्पेस में भेजा गया। फिर बात हुई कि स्पेस में सबसे पहला इंसान कौन भेजता है, तो उसमें भी यूएसएसआर जीत गया। तो स्पेस में जाने वाले पहले इंसान यूएसएसआर के यूरी गैगरिन थे, जो 1961 में स्पेस में गए। तो आपको बता दें कि यूएसएसआर ने पहला जानवर जो यूएसए से पहले स्पेस में भेजा था वो लीका नाम का कुत्ता था। दोस्तों सीधी सी बात यह थी कि यूएसएसआर इन सब कामों में अमेरिका से बहुत आगे निकल गया था, लेकिन इन सब कामों में यूएसएसआर ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए थे। तीसरी चीज जो यूएसएसआर को दिन ब दिन कमजोर बनाती जा रही थी वो थी एटॉमिक हथियारों की दौड़, जिसमें दुनिया का हर मुल्क दौड़ पड़ा था। अमेरिका ने जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिराए तो पूरी दुनिया में खौफ बरपा हो गया, जो सबसे ज्यादा यूएसएसआर में नजर आया। यूएसएसआर पहले ही अमेरिका का कंपटीटर था, तो एटम बॉम्ब की दौड़ में वो कैसे पीछे रह सकता था। इसी वजह से यूएसएसआर एक के बाद एक एटम बॉम्ब बनाने लग गया। उस वक्त इन दो मुल्कों के पास ही 20,000 से ज्यादा एटम बॉम्ब मौजूद थे। दोस्तों ये बात सिर्फ एटम बॉम्ब तक नहीं रही, बल्कि दोनों मुल्क अपनी आर्मी, टैंक्स और वॉर व्हीकल्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे थे। यूएसएसआर हर मामलात में अमेरिका को टक्कर दे रहा था, मगर यूएसएसआर की इकोनॉमी दिन ब दिन नीचे जा रही थी। चौथी चीज जो यूएसएसआर को मजीद कमजोर तर बनाती जा रही थी वो थी कोल्ड वॉर, जिसके बारे में आपको पता ही होगा, जो अमेरिका और यूएसएसआर के दरमियान हुई थी, क्योंकि दोनों मुल्कों को वर्ल्ड पावर बनना था। दोस्तों अब मसला ये था कि यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट मुल्क था और अमेरिका एक डेमोक्रेटिक मुल्क था। अब यूएसएसआर चाहता था कि पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट कल्चर अडॉप्ट किया जाए और अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया डेमोक्रेसी की तरफ जाए। इसलिए यूएसएसआर ने कम्युनिज्म वाले मुल्कों की मदद करना शुरू कर दी। जैसे उस वक़्त में नॉर्थ कोरिया, चाइना, क्यूबा, वियतनाम जैसे कई मुल्कों को यूएसएसआर हेल्प कर रहा था। उन्हें हथियार देता था, टेक्नोलॉजी देता था, फ्यूल, गैस और बकाया चीज़ें जो इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें। और उसके उलट अमेरिका भी डेमोक्रेटिक मुल्कों की मदद कर रहा था। ये वॉर या राइवलरी 1 या 2 साल की नहीं थी, ये वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद 1945 से लेकर 1991 तक पूरे 45 ईयर्स तक चलती रही। दोस्तों इतने लंबे अरसे से जो यूएसएसआर कम्युनिज्म को फॉलो करने वाले मुल्कों की मदद कर रहा था, तो उससे यूएसएसआर को बहुत नुकसान हुआ। यूएसएसआर की इकोनॉमी दिन ब दिन नीचे जाती जा रही थी और देखते देखते अमेरिका और वियतनाम की वॉर छिड़ गई। यूएसएसआर की मदद से वियतनाम ये वॉर जीत तो गया, मगर यूएसएसआर की इकोनॉमी बिल्कुल आखिरी सांसों पर आ गई। इन आखिरी सांसों पे जो कील ठोका वो यूएसएसआर के खुद के बनाए हुए गलत ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम ने ठोका। यूएसएसआर में फैक्ट्रीज, ज़मीनों और कारोबार के मालिक कम्युनिस्ट पार्टी वाले थे। अवाम को तो वहां सिर्फ काम करना था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी बात करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कि कैसे 20वीं सदी की सबसे बड़ी सुपर पावर 15 मुल्कों में तकसीम हो गई। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपके इल्म में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।